Hello guys, welcome back to RD Chemistry classes. I, Rahul Dev Dubey. Today we are going to discuss methods to differentiate between coordination compound. This is the lecture number 9. तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि आपको दे दिए जाएं तो उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला मेथड हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्शन विद AgNO3 एक्वस सोल्यूशन। पहली मेथड फर्स्ट मेथड है, हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट करना है, अर्थात कॉम्प्लेक्स को अलग अलग करना है, पहचानना है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर देंगे। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने से होता क्या है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के काउंटर आयन में अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई सपोज करो हाइलाइट्स के रूप में आयन होगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कुछ न कुछ प्रेसिपिटेट देगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में ये हाइलाइट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है या फिर अंदर है। सपोज करो, अगर ये सपोज करो कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ CO और यहाँ पे कर दिया जाए इंटू 5NH3 इंटू 3Cl, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अब आई डोंट नो अबाउट दैट, आउट ऑफ 3Cl ये 6NH3 है बेटा, 6NH3। अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि Cl जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ये लेक्चर जो है, जब हम लोग लेक्चर 8 में वर्नर थ्योरी के बारे में बात किए थे तो वर्नर थ्योरी में ये बातें हुई थी कि न्यूट्रल लिगेंड्स को कभी भी कॉम्प्लेक्स बनाते समय न्यूट्रल लिगेंड्स को हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखते हैं। तो वर्नर थ्योरी के बिहार पे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। आइए, अगर इस कॉम्प्लेक्स को बनाए तो रूल ये कहता है, वर्नर थ्योरी में रूल ये है कि न्यूट्रल ligands must be present inside the coordination sphere. ध्यान रखिएगा, ये रूल कहाँ से आया? ये रूल आया है आपका वर्नर थ्योरी से। वर्नर थ्योरी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी किए हैं, उसमें ये बातें तय हो गई थी कि न्यूट्रल लिगेंड्स को हम लोग किस में रखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे। तो इसमें न्यूट्रल लिगेंड्स क्या है आपको मैं बता दूं, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, मीन्स अमोनिया जो है यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स because there is no any charge are present, therefore this ligands is called neutral ligand, and Cl is present in the form of -1, therefore this is called anionic ligand. This is the anionic ligand. Now according to Werner theory, ammonia is represented inside the coordination sphere and Cl present outside the coordination sphere. On the basis of this, you can write that CO, this is the central atom also represented in the coordination sphere, CO. Now next NH3 taken 6 and outer side present 3Cl. ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। मैंने क्या किया कि न्यूट्रल लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्नर क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है, प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है, और वो जो प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होती है और प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो ये आपका एनायन है जो कि प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है, और इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या करती है, न्यूट्रल के द्वारा भी सेटिस्फाइड होती है, केटायन और एनायन तीनों के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं जिसके कारण CO का सेकेंडरी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। आप नहीं समझ पाए। वर्नर ने ये बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के मेटल के पास दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
तो और प्रत्येक मेटल का अपनी सेकेंडरी वैलेंसी निश्चित होती है। जैसे इसमें CO का सेकेंडरी वैलेंसी 6 निश्चित है। अब ये 6 सेकेंडरी वैलेंसी या तो अमोनिया के द्वारा सेटिस्फाइड हो, या फिर Cl के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर एक के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है एनायन के द्वारा, न्यूट्रल के द्वारा, केटायन के द्वारा। तो यहाँ पे अमोनिया जो है ये आपका न्यूट्रल है और 6 यहाँ पर कंप्लीट है, इसलिए ये सेकेंडरी वैलेंसी को ये सेटिस्फाइड कर देगा। और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करती सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी वो सिर्फ एनायन के द्वारा, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे। तो ये हो गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इस कॉम्प्लेक्स में हमको ये नहीं पता है, हमने वर्नर थ्योरी के आधार पर इसको रख दिया। अब इसको मैं टेस्ट करा रहा हूं कि Cl कहां पर है। मैं इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर दूंगा। अगर ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया तो समझ जाएंगे कि Cl जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, क्योंकि बाहर का आयन ही प्रेसिपिटेशन देता है, आयनाइजेशन देता है। मतलब ये सब जो होते हैं बाहर के आयन ही देते हैं। तो आइए देखें, when this complex is treated with silver nitrate solution, then white precipitate of AgCl, white precipitate of 3 mole of AgCl, white precipitate of 3 mole of AgCl present। ओके, जब इस कॉम्प्लेक्स को अर्थात CONH3 टेकन 6 Cl3 को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर दिया गया, तो ये 3 मोल Cl के साथ 3 मोल AgCl, यहाँ पर ये कितने मोल हैं? 3 मोल है। ये 3 मोल AgCl के साथ रिएक्ट करके 3AgCl का फॉर्मेशन किया, और ये 3 मोल AgCl जो है ये प्रेसिपिटेट दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि तीनों Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। देखिए ध्यान से, क्योंकि ये तीनों जब ये आयनाइज होता है तो ये किस में टूटता है? ये टूटेगा आपका CONH3 टेकन 6 पावर +3 और +3 Cl माइनस। AgNO3 जब ये टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? +Ag+ और +NO3 माइनस। अगर इसके 3 मोल लिए, इसके भी 3 मोल लिए, तो ये तीनों मोल Ag+ जो है 3 मोल AgCl के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि ये तीनों Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोई भी Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर ये Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा होता, Ag+ के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यही कारण है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो इसके ऑब्जर्वेशन से क्या मिला? फ्रॉम above observation it is clear that out of 3 Cl minus, it is clear that the total Cl minus present outside the coordination sphere, इस ऑब्जर्वेशन से यही पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। सभी Cl जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ओके, अब देखो ये नहीं, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करूंगा तो Cl अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट है सेकंड कॉम्प्लेक्स। अगर सपोज करो
यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूँ CO इंटू 5NH3, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, इंटू 5NH3 इंटू 3Cl, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को हमको प्रिपेयर करना है, इस कॉम्प्लेक्स को हमको बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूल क्या कह रहा है वर्नर का? रूल ये कह रहा है कि न्यूट्रल लिगेंड्स मस्ट बी प्रेजेंट inside the coordination sphere, न्यूट्रल लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखा जाए, ये पहली शर्त है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल का जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और प्रत्येक मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अभी आपने देखा कि CO की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 अमोनिया लगे, तो 6 वैलेंसी होनी चाहिए। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, CO, और यहाँ पर हो जाएगा NH3 टेकन 5। अब देखो इस समय इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कितनी शो हो रही है, 5, सिर्फ 5 अमोनिया। तो सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल के द्वारा भी सेटिस्फाइड होती है, एनायन के द्वारा भी सेटिस्फाइड होती है। ऐसे स्थिति में एक Cl को आप अंदर रख सकते हो, ये एनायन है, ये न्यूट्रल है, और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। ऐसी स्थिति में सेकेंडरी वैलेंसी 5 + 1 6 हो जाएगी, 5 + 1 = 6 हो गई, और जितने Cl अब बच रहे हैं उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रख दिया जाए, Cl2 को बाहर रख दिया गया। अब जरा देखिए, जब इस कॉम्प्लेक्स को ट्रीटमेंट किया गया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये 2 मोल AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट में, इसका मतलब क्या हुआ, जब इस कॉम्प्लेक्स को CONH3 टेकन 5 Cl को Cl2 को AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया, तो ये 2 मोल इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन बनाया क्या कि ये 2 मोल इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, 2 मोल AgCl का ये वाइट प्रेसिपिटेट दिया। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है कि आउट ऑफ 3Cl - 2Cl - प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड 1Cl - प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड 2Cl - प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आइए इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है उसके बारे में आपको लिख कर दिखाऊं। तो from this observation, कौन सा ऑब्जर्वेशन, वो वाला ऑब्जर्वेशन, पहले मैं लिख दूं, when this complex is treated with AgNO3 solution, then white precipitate of 2 mole of AgCl present. From this observation, it is clear that out of 3Cl - 1Cl - present inside the coordination sphere, and 2Cl - present outside the coordination sphere, नोट कर लेंगे आप लोग। तो देखो इस ऑब्जर्वेशन से क्या मिलता है, जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया
तो इसमें से 2 मोल AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कॉम्प्लेक्स के 3 Cl- में से 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, तभी वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ 2 मोल व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहे हैं और एक Cl जो है 5 अमोनिया के साथ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट, देखो अगला ऑब्जर्वेशन ये है, थर्ड कॉम्प्लेक्स लेते हैं CO इंटू 4NH3 इंटू 3Cl। इस कॉम्प्लेक्स को हमको बनाना है। तो आपको ये पता है वर्नर क्या कहता है कि न्यूट्रल लिगेंड्स को आप कोशिश करिए अंदर रखिए। हाँ, अगर उसके द्वारा भी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप एनायन को भी अंदर रख सकते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, ये तो आपको पता ही है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है और ये आपका जो है एनआयनिक लिगेंड्स है, एनआयनिक लिगेंड्स। तो वर्णन ये कह रहा है कि रूल ये है, रूल क्या है, रूल ये है कि न्यूट्रल लिगेंड्स must be present inside the coordination sphere, inside the coordination sphere। चलिए भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है न्यूट्रल लिगेंड को रखना है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि स्फीयर को कोऑर्डिनेशन, टोटल स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाहर ही रखना, नहीं तो सेकेंडरी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 होनी चाहिए। तो चलिए मैंने ये बना दिया, CO बना दिया। अब टोटल NH3 को मैंने अंदर रख दिया, सेकेंड 4 कर दिया। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए, लेकिन अभी 4 अमोनिया के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है। अभी तो वैलेंसी और कंप्लीट करनी है, तो मैंने 2 Cl को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रख दिया और 1 Cl को बाहर रखा। अगर इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया, तो ये सिर्फ एक ही मोल AgCl फॉर्म हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सिर्फ एक ही मोल AgCl का था। मीन्स इससे क्या होता है कि जब when this complex is treated with AgNO3 solution, then 1 mole of AgCl white precipitate form, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे क्या ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो 3 Cl- हैं वो 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और 1 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन it is clear that out of 3 Cl-, 2 Cl- present inside the coordination sphere, and 1 Cl- present outside the coordination sphere, ओके। इस ऑब्जर्वेशन से यही पता चला कि जैसे यहाँ पर क्या है 2 Cl- प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ पर क्या है 2 Cl- कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, 1 Cl- कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, 2 अंदर है 1 बाहर। अब ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जैसे CO है इंटू 3NH3 है और इंटू 3Cl है।
इस कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग बनाने लगेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये हो जाएगा CONH3 टेकन 3। अब देखो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है? न्यूट्रल, केटायन, एनायन सबके द्वारा। तो ये तो न्यूट्रल के द्वारा हुई, 3 न्यूट्रल देगा और तीनों Cl जो होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर काउंटर आयन के रूप में Cl नहीं होगा। और जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा, नो प्रेसिपिटेशन, because there is no Cl minus present outside the coordination sphere. Out of 3 Cl minus, total Cl minus present inside the coordination sphere. Therefore, when this complex is treated with silver nitrate solution, then there are no any precipitates are found. तो ये हमने बताया कि किस तरीके से आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करके कॉम्प्लेक्स को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन की भूमिका में Cl रहेगा। तो अगर हम लोग Br ले लेते हैं, सपोज करो Br का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। चलिए अगला कॉम्प्लेक्स है, देखिए जरा, ये मेथड सेकंड मेथड है। मैं आपको पहला मेथड बताया, ये बी वाला मेथड है। ए मेथड के बारे में ये हुआ, बी मेथड के बारे में बात करूंगा। देखो जब वेन complex is treated with AgNO3, then AgBr formed as yellow precipitate। ये रिएक्शन उन कॉम्प्लेक्स के लिए है जिसमें काउंटर आयन की भूमिका में Br होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल है जैसे CO इंटू 6NH3 इंटू 3Br, ये कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग कैसे बनाओगे? रूल ये कहता है न्यूट्रल लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे, CONH3 टेकन 5, ये हो गया। और फिर सॉरी टेकन यहाँ पर 6 हो जाएगा क्योंकि 6 है। यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 कंप्लीट हो गई न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा है। इस आयन को अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये Br टेकन 5 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया वर्णन के आधार पे। लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया, AgNO3 के साथ ट्रीट किया गया और AgNO3 के 3 मोल के साथ ट्रीट किए गए, तो ये जो है 3 मोल AgBr का मिला। AgBr का 3 मोल फाइंड आउट हुआ और ये कैसा प्रेसिपिटेट था? येलो प्रेसिपिटेट था। इसका मतलब क्या हुआ कि when this complex is treated with silver nitrate solution, then yellow precipitate are formed, yellow precipitate formed of AgBr in the when this complex is treated with silver nitrate solution, then 3 mole of AgBr is formed as yellow precipitate. From this observation, it is clear that in this complex total Br minus, it means total Br minus present outside the coordination sphere। इससे ये पता चलता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे ध्यान देंगे आप। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है आपका CO, जैसे उसमें लेते थे CO इंटू 5NH3 इंटू 3Br। जब इस कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि न्यूट्रल लिगेंड्स को अंदर रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? CONH3 टेकन 5 और ये हो जाएगा, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए, 5 है तो Br रखेंगे और फिर
Br2 को यहाँ पर बाहर रखेंगे। ये सेकेंडरी वैलेंसीज की जो है 5 अमोनिया के द्वारा और 1 Br के द्वारा सेटिस्फाइड होकर 6 बना रहे हैं। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम AgBr के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये 2 मोल AgBr के साथ, सॉरी AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, AgNO3 के साथ, तो ये 2 मोल AgBr का देता है, जो कि ये येलो प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि when this complex is treated with silver nitrate solution, then 2 mole of AgBr are formed as yellow precipitate. From this observation, it is clear that out of 3 Br minus, 1 Br minus present inside the coordination sphere and 2 Br minus present outside the coordination sphere. Complex number 3, जैसे आपका ये है CO into 4NH3 into 3 Br। इस कॉम्प्लेक्स को जब बनाने लगेंगे, इसमें भी क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाएंगे, उसमें सेंट्रल एटम रखेंगे और अमोनिया को जो है सेकेंड 4 करा देंगे, लेकिन इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए। तो 2 Br को अंदर रख दिए, Br2 को अंदर रखिए और 1 Br को बाहर कर दिए। और जब इस कॉम्प्लेक्स को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया, तो हुआ क्या, यहाँ पर 1 मोल AgBr का मिला, 1 मोल AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिला, येलो प्रेसिपिटेट मिला। So from this observation, when this complex is treated with silver nitrate solution, then 1 mole of yellow precipitate of AgBr are formed. From this observation, it is clear that out of 3 Br minus, 1 Br minus present outside the coordination sphere and 2 Br minus present inside the coordination sphere. फिर next complex है complex number 4. Complex number 4 है जैसे CO into 3NH3 into 3 Br है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को जो है हम लोग रूल के आधार पर बनाएं, तो CO और NH3 को अंदर रखेंगे, Br को भी अंदर रख देंगे, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी 3 ये 6 हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी Br आउटसाइड नहीं होगा। अब इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम लोग ट्रीट कर देते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या Br आउटसाइड है या नहीं, क्योंकि हम ये तो मैंने आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में पता नहीं चलेगा, आपको पाउडर के रूप में मिलेगा, तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि Br आउटसाइड है कि इनसाइड है। तो जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि तो जितने भी Br माइनस हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और कोई भी Br माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं है। ये तो आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन नंबर C, ऑब्जर्वेशन नंबर C में क्या होता है, हम लोग काउंटर आयन के रूप में सल्फेट को जस्टिफाइड करते हैं। सल्फेट अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के काउंटर आयन में सल्फेट के रूप में होता है, तो उसको BaCl2 के साथ ट्रीट करते हैं, और BaCl2 के साथ ट्रीट करने पर अगर वहां पर BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो इसका मतलब सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ BaCl2, when complex is treated with BaCl2, then white precipitate of BaSO4 फॉर्म। यहाँ पे देखिए, इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखें। अगर हम लोग क्या करते हैं, BaSO4 के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे सपोज करो कॉम्प्लेक्स है, CO है, NH3 है, CO है, यहाँ पर 6NH3 मैं कर दे रहा हूँ, CO इंटू 6NH3 है और इंटू SO4 है, SO4 है। तो देखो, अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर हमको BaCl2 के साथ ट्रीट करना है, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में CO रखेंगे, NH3 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के
कोऑर्डिनेशन NH3 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे और SO4 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5 कर दो, 5 कर देते हैं और यहाँ पर एक Cl भी लगा देते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग बनाने लगेंगे तो कैसे लिखेंगे, CO और यहाँ पर NH3 टेकन, एक बार फिर से बाय मिस्टेक इसको आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ CO इंटू 4NH3 इंटू Cl 2Cl इंटू SO4, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को हमको बनाना है, तो कैसे आप बनाओगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखेंगे CO, NH3 टेकन 4 करेंगे। अब ये हमको चेक करना है कि 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा या फिर SO4। तो अगर मैं दोनों Cl को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रख दिया तो ये SO4 क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो जाएगा। क्योंकि एक SO4 आएगा तो इसके सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए, तो 2 Cl के द्वारा इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब जब इसको जो है, इस कॉम्प्लेक्स को जो है ट्रीट किया गया, CO NH3 टेकन 4Cl2 और SO4 को जब BeCl2 के साथ ट्रीट किया गया और कितने मोल, 2 मोल के साथ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 मोल अगर यहाँ पर ले लेते हैं तो ये BaSO4 का Ba2, हाँ नहीं ठीक, एक ही मोल है ना, हाँ एक मोल, तो BaSO4 का ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया। तो इससे ये इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हुआ कि SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, CO NH3 सेकंड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, Cl2 और SO4। अगर मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर देता हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही Cl है या बाहर है। फिलहाल पहले ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि जब BaCl2 के साथ ट्रीट किया गया तो BaSO4 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। तो जब SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, ये होगा। लेकिन इसको जस्टिफाइड करने के लिए मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर दिया, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने पर यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिला। जब कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिला तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में Cl जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता। ये है आपका नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है आपका अगला मेथड ये है बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट मेथड बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अर्थात अगर जिसमें कंडक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसमें कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसके पास चार्ज ज्यादा है। तो इसमें 2 केस मिलते हैं। पहला केस ये है कि कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तब जब चार्ज जो होगा आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज या नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा। जब नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा, ये पहला मेथड है। अगर किसी के कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा सेपरेट कर रहे हो, उसको जस्टिफाइड कर रहे हो, तो देखो उसमें कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जैसे CO NH3 टेकन 6 और Cl3। दूसरा है CO NH3
टेकन 5Cl और Cl2 है। तीसरा है CONH3 टेकन 4Cl2 और Cl है। नेक्स्ट है CONH3 टेकन 5Cl3। ये सपोज करो आपके सामने ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 कॉम्प्लेक्स। इन 4 कॉम्प्लेक्स को हमको अलग करना है किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के माध्यम से। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जब ये आयनाइज करेगा तो ये किसमें आयनाइज करेगा? CONH3 टेकन 6 पावर +3 और +3Cl माइनस। इनके पास टोटल चार्ज कितने मिल रहे हैं? एक केटायन का चार्ज मिल रहा है, दिस इज द 1 केटायन, एक केटायन का चार्ज मिल रहा है और 3 एनायन का चार्ज मिल रहा है। तो टोटल चार्ज बेटा, टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 1 केटायन प्लस 3 एनायन। तो टोटल चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 4। इसके पास 4 टोटल चार्ज है, एक केटायन का, 3 एनायन का। तो इसको जब हम लोग आयनाइज करेंगे तो ये किसमें टूटेगा? CONH3 टेकन 5Cl और +2 माइनस। इसमें टोटल चार्ज कितने हैं? 2 एनायन के हैं और 1 केटायन का है। तो टोटल में हो जाएंगे, टोटल चार्ज 3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग आयनाइज करेंगे तो ये किसमें टूटेगा? CONH3 टेकन 4Cl2 और प्लस Cl माइनस। इसमें टोटल चार्ज 1 एनायन का, 1 केटायन का। तो 1 + 1 = 2। टोटल चार्ज इसमें 2 हो जाएंगे, 1 केटायन का और 1 एनायन का। नेक्स्ट आपका है, जब इसको आयनाइज करेंगे तो इसका आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें इसके पास टोटल चार्ज कितने होंगे? 0 या 1 मान सकते हो, 1 हो जाएगा। अब देखो किसके पास चार्ज ज़्यादा है? मैंने आपको क्या बताया? कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ चार्ज अगर ज़्यादा है। तो कंपटीशन पूछ देता है कि इसमें से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? जिसमें नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ चार्ज किसका ज़्यादा है? इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट सेकंड में देखें तो फर्स्ट की कंडक्टिविटी सेकंड से ज़्यादा है, सेकंड की कंडक्टिविटी थर्ड से ज़्यादा है, थर्ड की कंडक्टिविटी फोर्थ से ज़्यादा है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है, दूसरा है। जैसे यहाँ पे आपने पहला केस देखा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी जो होती है डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? चार्ज ऑफ स्फीयर पे भी डिपेंड करती है या चार्ज ऑफ आयन पे। तो क्या होगा? चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन। एक तो मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी जो होगी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ चार्ज पे, जिस कॉम्प्लेक्स का नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज ये है कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करेगी चार्ज ऑफ आयन पे, चार्ज ऑफ आयन पे। जिस आयन का चार्ज ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखूँ CONH3 टेकन 4Cl2 SO4। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा CONH3 टेकन 4Cl2 और +2 SO4, SO4 माइनस। ये हो गया। अगर मैं इस SO4 को अंदर कर दूं, ये तो पहला केस हो गया, मीन्स ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड में ले रहा हूँ, इसी का आइसोमर ले रहा हूँ CONH3 टेकन 4Cl SO4 और यहाँ पर लिख दिया Cl। जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये किस में टूटेगा? CONH3 टेकन 4Cl SO4 और ये प्लस हो जाएगा, +Cl माइनस हो जाएगा। चार्ज ऑफ एन आयन है, ध्यान रखिएगा, एन आयन, चार्ज ऑफ एन आयन यहाँ पर होगा, एन आयन। अब देखो आपके सामने क्या है कि दोनों का चार्ज सेम है। यहाँ पर देखो
एक केटायन का है और एक एनायन का है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज 2 हैं, इसमें भी एक केटायन का है एक एनायन का है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज 2 ही है। तो जब टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल है तो आपको एनायन का चार्ज मिलेगी। एनायन का चार्ज यहाँ पर SO4 2 माइनस है, यहाँ पर Cl1 माइनस है, तो किस एनायन का चार्ज ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, जिसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका इस दोनों कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी सेकंड से ज़्यादा होगी। ओके।